friends, how are you? My name is Vishnu and you are welcome in my YouTube channel Chemistry। आज हम बात करेंगे राइमन टाइमन रिएक्शन की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि IIT जैम, IIT जेई, नीट और CBSE क्लास 12th के सिलेबस में आता है। तो राइमन टाइमन रिएक्शन पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वो हैं आपकी कि राइमन टाइमन रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने से पहले कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो हम देखेंगे 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है सबस्ट्रेट होता है, दूसरा अटैकिंग रिएजेंट होता है और तीसरा प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इसमें सबस्ट्रेट की बात करें तो इसमें सबस्ट्रेट होता है फिनॉल, राइट। तो आपका सबस्ट्रेट है फिनॉल और अटैकिंग रिएजेंट है CHCl3। CHCl3 से ये फर्दर क्या बनेगा, आपका कार्बीन बनेगा। कार्बीन क्या होता है दोस्तों? कार्बीन होता है CCl2, यानी इस केस में जो कार्बीन बनेगा वो डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो सैलिसाइल एल्डिहाइड, जिसको हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कहते हैं। पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर बनेगा। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो जो प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके मैकेनिज्म को समझने से पहले हम कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि ये जो रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, ये एक इंटरमीडिएट जो इसमें फॉर्मेशन होगा वो इसमें होगा कार्बीन। तो इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वो कार्बीन होगा, और इस केस में जो कार्बीन होगा वो होगा CCl2, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और तीसरा जो है, अगर हम इसमें रिएजेंट चेंज कर दें, जैसे अगर हम रिएजेंट की बात करें तो अगर हम रिएजेंट यूज करें NaOH प्लस CHCl3, तो बनेगा सैलिसाइल एल्डिहाइड और अगर हम NaOH के साथ CCl4 यूज करें तो आपका बनेगा सैलिसाइलिक एसिड। तो दोस्तों जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसको हम कहते हैं राइमन टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन। जो नीचे वाली रिएक्शन है उसको कहते हैं राइमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन। तो दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है, राइमर टाइमन कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे रिएजेंट अगर हम चेंज करें तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। आइए ये चीज़ें पढ़ ली, अब हम मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। लेकिन मैकेनिज्म पे चलने से पहले हम सबस्ट्रेट की तरफ ध्यान दे, मैकेनिज्म पे जो रिएजेंट है उनकी तरफ ध्यान देते हैं। तो हमारे पास है CHCl3, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास है CHCl3, एक हमारे पास CHCl3 है। तो सबसे पहले अगर CHCl3 का इंटरमीडिएट की बात करें तो क्या बनेगा, ये CHCl3 आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। और हमारे पास क्या है, KOH है, कोई बेस है। अब बेस का काम क्या है? बेस का तो एक ही काम है कि H को अब्स्ट्रैक्ट करना, तो वो यहाँ से H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा कार्बन, क्लोरीन CCl और यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो क्लोरीन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला जाएगा। तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा उसको हम कहेंगे हम कार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात नहीं है। अगर आप उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो वो 6 इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये हमने बात कर ली कि किस तरीके से कार्बीन फॉर्म हुई। अगर हम बात करें सबस्ट्रेट की, जो कि है हमारा फिनॉल, तो फिनॉल बेस के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, अभी हम चेक करते हैं। अभी जो फिनॉल वो उतना ज़्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है ना, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम उसे एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जब फिनॉल को बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा,
यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड इज़ मोर एक्टिव देन फिनॉल। क्योंकि अगर हम बात करें फिनॉक्साइड की, तो फिनॉक्साइड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज होगी वो इंक्रीज होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो चलिए मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं। तो ये आपका राइमन टाइमर रिएक्शन है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि फिनॉल रिएक्टेड विद CHCl3 गिव्स मेजर प्रोडक्ट 8 ऑर्थो पोजीशन एंड माइनर 8 पैरा पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो फिनॉल है, फिनॉल के साथ जब आप CHCl3 यूज करते हो तो 77% आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। बट बेंजीन जो है, बेंजीन इतना एक्टिव नहीं है, जिस वजह से कोई भी रिएक्शन नहीं होती। तो बेंजीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फिनॉल है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। अब फिनॉक्साइड में ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो वो ऑर्थो पोजीशन जो है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो आपकी स्पीसीज है कार्बिन, उस पर अटैक करेंगे। जब कार्बिन पे अटैक करेंगे तो कार्बिन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और आप जानते हो कि ये कार्बिन पे नेगेटिव चार्ज है, जो यहाँ पे एक H है, उस H को अब्स्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव चार्ज, तो ये H आ जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ क्लोरीन अपना एक बॉन्ड जो है ले जाएगा। जब क्लोरीन अपना एक बॉन्ड ले जाएगा, यानी क्लोरीन जब अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो वहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड फिर से टूट जाएगा, और डबल बॉन्ड टूटेगा। साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन है वो बेंजीन रिंग को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगी, तो हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। ये हमारा बनेगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोलिसिस के थ्रू, यानी जो OH आयंस है वो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे OH आयंस आ गया। अब जब हम देखेंगे कि फिर से जब क्लोरीन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और बेंजीन को स्टेबलाइज करने के लिए जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो स्टेबलाइज इसको करेगा, बेंजीन को स्टेबलाइज करेगा। तो आपका जो अगला स्टेप है वो इस तरीके से फॉर्म होगा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो फिर डबल बॉन्ड जो है, मतलब ऑक्सीजन जो है, वो इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये देगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। ये जो आप हाइड्रोजन देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, राइट। तो ये बनेगा आपका एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट। जो पैरा पोजीशन है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि अगर आप इस केस में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, राइट। इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपका एक मेजर प्रोडक्ट है। तो ये आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करें कि अगर हमारे पास 4 मिथाइल 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल फिनॉल है, यानी कि जिसको हम क्रेसॉल कहते हैं। तो क्रेसॉल के साथ जब रिएक्शंस होगा तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसे फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया। फिनॉक्साइड अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन को देगा और पैरा पोजीशन पे देगा। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन पे देगा तो हम देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे जब ये अटैक कर देगा CCl2 पे, और एक इंटरमीडिएट बनाएगा, और उसके थ्रू ये आपका बेंजल्डिहाइड बनाएगा। तो ये तो बात क्लियर है। तो ये तो आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया ऑर्थो पोजीशन पे। लेकिन जब बात करें पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे हम देखेंगे कि जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पर, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा CCl2 पे। जब ये CCl2 पे अटैक करेगा तो ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, लेकिन क्योंकि इसे हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेरिकली हिंडर है, ठीक है ना, यहाँ पे
अटैक नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल X है वो आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जिस वजह से पैरा पोजीशन वाला, यानी कि अगर आपका कोई पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी एक ग्रुप है तो वहाँ पे आपका राइमंड टाइमन रिएक्शन नहीं होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। क्यों नहीं होगी, इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, और दूसरा ये स्टेरिकली हिंडर है, ठीक है ना। तो वो इनसॉल्यूबल है, दूसरा ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, जिस वजह से इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, और हाइड्रोलिसिस नहीं होगा तो ये राइमंड टाइमन रिएक्शन भी नहीं देगा। जबकि पैरा पोजीशन पे जो आप ऑर्थो पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन वाला जो है आपका राइमंड टाइमन रिएक्शन आसानी से देगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। हम आगे चलते हैं, बात करते हैं सैलिसाइलिक एसिड की फॉर्मेशन की। जैसे सैलिसाइलिक एसिड किस तरीके से फॉर्म होता है। अगर हम सैलिसाइलिक एसिड की बात करें तो ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे देगा, और जब ये CCl4 पे अटैक करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि जब ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो यहाँ पे एक चार्ज पॉजिटिव आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन जो है डोनेशन हो जाएगा कार्बन पे। तो यहाँ पर आएगा CCl3 और एक हाइड्रोजन, जो कि आप देख सकते हैं। अब जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन अपना क्या कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो फिर आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है, अब अगले स्टेप में रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, अगले स्टेप में रेजोनेंस के थ्रू ये जो फिनॉक्साइड है वो इलेक्ट्रॉन फिर से डोनेट करेगा, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कराने के लिए बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो बेंजीन डोनेट कर देगा तो ये कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आगे देखते हैं डबल बॉन्ड बनता है, तो देखिए डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्लोरीन एटम निकल चुका है, और ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है। फिर अब जब आपका ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन जो पेयर विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, और आप देख सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोलिसिस होगा। और साथ ही साथ आप अगले स्टेप में देखेंगे जब एक क्लोरीन निकल जाएगा तो एक क्लोरीन के निकलने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अगले स्टेप में जब बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से विड्रॉ करेगा तो वो जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे जो बेस है वो इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 OH आ चुके हैं, अभी 2 OH आ चुके हैं। तो जब 2 OH आ चुके हैं फिर आप देखेंगे कि जो क्लोरीन है फिर से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो बेंजीन क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा। तो बेंजीन अगले केस में क्या कर रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई अभी अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर लेके चला गया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे H ने क्या किया, H ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी कार्बन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। साथ ही साथ क्लोरीन चला गया तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ये जो हाइड्रोजन है, बेस की प्रेजेंस में निकल जाएगा क्योंकि बेस अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका कार्बोक्सिलेट की फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बोक्सिलेट की फॉर्मेशन होगी। जब कार्बोक्सिलेट की फॉर्मेशन होगी तो आप देखेंगे जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड की प्रेजेंस में, तो जो आपका जो फिनॉक्साइड आयन था वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में, और जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन था वो कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सैलिसाइलिक एसिड जो है एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, एस्पिरिन के लिए। एस्पिरिन में यूज़ होता है सैलिसाइलिक एसिड। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सैलिसाइलिक एसिड, अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से होता है। तो जब हम इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं तो जो आपकी फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से होती है।
COCH3। तो ये जो आपका है वो आपका एस्पिरिन है, जो कि एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। ये बात आपको समझ में आई। इसके साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन क्या होता है? वो भी सैलिसाइलिक एसिड से ही बनता है। ये है आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये नहीं है, सॉरी, ये है आपका ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन दोस्तों, इस बार जो DU MSc का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फॉर्मूले पूछे गए थे एस्पिरिन के और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन के। तो आप देख सकते हैं ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का डायग्राम और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन का स्ट्रक्चर और एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे बताइए, और अगर आप और कोई केमिकल रिएक्शंस या नेमिंग रिएक्शंस चाहते हैं तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।